कवरेज कर रहे हैं अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज की और वहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं और वहाँ पर किस तरीके का चुनावी माहौल है वो बता रहे हैं। दिल्ली की हम अलग अलग विधानसभा में गए, नॉर्थ वेस्ट में गए, नॉर्थ ईस्ट में गए और अब हम आए हैं ईस्ट में। ईस्ट दिल्ली की इस लोकसभा में हम पहुंचे हैं और यहाँ पहले मैं आपको दिखा दूं लक्ष्मी नगर का जो इलाका है वहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ के रामलीला मैदान में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर चर्चा करेंगे पूरे इस सीट को लेकर, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस सीट के बारे में जानकारी दे दूं। मौजूदा विधायक या मौजूदा सांसद यहाँ से गौतम गंभीर हैं, हालांकि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है और ये अगर गठबंधन की बात करें तो ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। आम आदमी पार्टी से यहाँ कुलदीप कुमार हैं जो कि कौंडली से एमएलए भी हैं और अगर बीजेपी की बात करें तो हर्ष मल्होत्रा हैं जो कि एक्स मेयर रहे हैं और बीजेपी के संगठन में भी हैं। और इसके साथ साथ ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि ये बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली से सटी हुई है और यहाँ 10 विधानसभाएं इसमें हैं और इस 10 में से 7 पर आम आदमी पार्टी है और 3 पर बीजेपी है और 20 लाख के करीब, अगर 2019 की बात करें तो 20 लाख के करीब वोटर इस पूरी लोकसभा में हैं। मेरे साथ एक पैनल है, चर्चा करेंगे हम अगले 1 घंटा पूरे इस लोकसभा को लेकर, समस्या को लेकर। सबसे पहले भारत गौड़ है बीजेपी से, आपका स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी और आम आदमी पार्टी की तरफ से मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बातचीत करेंगे और इलाके की क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या इस चुनावों में 24 के चुनाव में क्या लोकल मुद्दे चलेंगे या नेशनल मुद्दे रहेंगे, राम मंदिर से लेकर के इंडिया गठबंधन तक कितना रहेगा, चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीजेपी की तरफ आते हैं क्योंकि आप ही का सिटिंग एमपी यहाँ पर था भारत गौड़ जी। तो क्या चीज़ें लग रही हैं जो इस इलाके में हुई हैं और फिर से इसी चीज़ को लेकर वोट आपको मिलेगा? देखिए, गौतम गंभीर जी क्रिकेटर थे और उन्होंने ईडीपीएल के मैचेस भी कराए और एक टैलेंट हंट यूथ का किया, जिसमें से आज आईपीएल में 2-3 बच्चे यहाँ से खेल रहे हैं, कृष्णानगर विधानसभा के हैं और एक पटपड़गंज विधानसभा से हैं। और उसके अलावा उन्होंने जगह जगह स्मोक टॉवर, पॉल्यूशन को कम करने के लिए उन्होंने निजी अपने पास से लगाए। 1 रुपये में वो थाली भोजन में देते थे अपने गौतम गंभीर फाउंडेशन की ओर से। उसके अलावा उन्होंने यहाँ जो सबसे हमारे लिए शर्म की बात थी कि कचरा का निस्तारण नहीं हो पा रहा था और उस कचरे को पहाड़ पे से 80 मैट्रिक टन से ज़्यादा का कचरे का निस्तारण उन्होंने किया। उसके अलावा माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा जितनी रोड्स बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, उसमें कचरे को सेग्रीगेट करके उसमें जो मिट्टी या रोड़ा या इस प्रकार का जो सड़क बनाने के लिए यूज हो सकता है मटेरियल, वहां भी वो काम वहां देने का किया। तो गौतम गंभीर जी युवा थे, युवाओं के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, GYAN ज्ञान। 4 ही जातियों को देश में बांटा गया है, G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी शक्ति। वही फोकस हमारे हर एक सांसद का देश भर में रहा, चाहे हम जीते हुए थे या जहां हारे हुए जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो भी मोदी जी की योजनाओं को लेके अपने अपने क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए, समाज में जागृत करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। पहला कमेंट था, हालांकि मैं बाद में सवाल लूंगा कि फिर इतना कुछ कराया था तो फिर टिकट क्यों बदलना पड़ा। चंद्रभान जी, आप बताइए, कांग्रेस क्योंकि पिछली बार मुझे जहाँ तक याद है अरविंदर लवली यहाँ पर लड़े थे आपकी तरफ से, इस बार फिर से प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, तो क्या चीज़ें हैं? ये तो कह रहे हैं विकास की बयार यहाँ पर बही हुई है और इतने काम हुए हैं। देखिए, वे क्या विकास की बयार तो अभी हम जहाँ खड़े हैं वहीं से बन जाती है, क्योंकि 10 साल के टर्नओवर के अंदर भाजपा के सांसद थे, एक तो महाराज जी थे जो लड़े थे और एक क्रिकेटर थे, 10 साल की बिहार के अंदर। जिस जगह आप खड़े हो, ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, इसके अंदर देश की बड़ी बड़ी हस्तियां आके जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर के अंदर अपनी पार्टी को उफान दिया और मुद्दे उठाए। आप, मैं कहूँगा कैमरामैन जरा उठा के दिखा दे, सामने कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं और यह गलत से गलत हालत पड़ी है उस जगह की जहाँ के ये लोग ठेकेदार बनते हैं सनातन के, उस जगह की जिस नाम से ये वोट लेते हैं, रामलीला मैदान। और बात करते हैं मेरे मित्र विकास की, और विकास की एक गाथा और है इनकी। एक गाथा यह है कि कोरोना काल के अंदर जिस सांसद को चुना गया, वो दुर्भाग्य से इस देश के हमारे ही किशननगर में रहते हैं, पहले एमएलए थे डॉक्टर हर्षवर्धन, और उन्हीं के नाम से कोरोना के ऊपर ये कहा गया कि हम कोरोना में सबसे अच्छा कर रहे हैं और उन्हीं के नाम को दिखाया गया देश के प्रधानमंत्री का। और बदनसीबी ये देखो देश की, और बदनसीबी समझो देशवासियों कि उसी का टिकट काट के किसी और को लाके दे दिया। तो पहले तो भाजपा ये बात बताए कि 7 जो सांसद वो चुनती है, हर बार देश की जनता से चुनवाती है, और देश के जनता के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वोट दो और उनको वोट मिल जाती है, बदलते क्यों हैं? सबसे पहले
क्योंकि आपके खाते में सीट गई है और कुलदीप कुमार सिटिंग एमएलए को क्या जरूरत थी, आप वोट उनको टिकट देने की पड़ गई थी। और दूसरी बात ये जिस तरह कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, वो कह रहे हैं बयार वही है, आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो माना जा सकता है कि गौतम गंभीर जी एक अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन बतौर सांसद वो हमेशा फेल रहे और ये खुद बीजेपी ने माना। उनका टिकट काट कर उन्होंने साबित कर दिया कि वो बतौर सांसद फेल रहे। सिर्फ गौतम गंभीर जी का ही नहीं, उन्होंने दिल्ली के जितने भी सांसद थे सबका टिकट काट दिया, क्योंकि उन्हें पता था उनके किसी भी सांसद ने दिल्ली के अंदर काम नहीं किया है और अगर दोबारा उनको उतारा तो शायद जमानत भी जब्त हो जाए। तो इसी वजह से उन्होंने उनकी टिकटें काट दी। और काम की बात कहें तो कोई काम नहीं किया उन्होंने, और काम तो बहुत दूर की बात है, वो अपने क्षेत्र में कभी नहीं घूमे। किसी विधानसभा में उनके खुद के कार्यकर्ता उनसे नहीं मिले। आप आम जनता को तो छोड़ दीजिए, उनके खुद के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने सांसदों से नहीं मिल सके, तो जनता के लिए क्या काम करेंगे। अभी बात कर रहे थे ये रसोई की, जिसमें 1 रुपए, आप जाकर देखिए, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, सारी रसोइयां बंद पड़ी हैं। सिर्फ रसोई के नाम पर, एनजीओ के नाम पर, कूड़ेदानों पर कब्जा किया गया है। ठीक है, एक तरीके से गुंडागर्दी से उन पर कब्जा किया और वो बंद पड़े हैं सारे, कोई काम नहीं किया उन्होंने। जवाब लेंगे। दो सवाल निकल के आए। एक तो कहा गया कि टिकट क्यों बदली गई, दूसरा ये कह रहे हैं रसोइयां तो बंद पड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी में ना हर व्यक्ति कार्यकर्ता है और ये पार्टी तय करती है और हम लोग उसको फॉलो करते हैं, कौन चुनाव लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, गौतम गंभीर जी की बात आई तो गौतम गंभीर जी ने स्वयं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को पत्र लिख के कहा था कि मैं क्रिकेट के लिए ज्यादा काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं खुद उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अब जो वर्तमान कैंडिडेट हैं हमारे हर्ष मल्होत्रा जी हैं, निगम पार्षद रहे 2 बार, मेयर रहे। अब ये सफाई और यहाँ की बात करते हैं तो आज मेयर कौन है? आम आदमी पार्टी के मेयर है। क्यों यहाँ साफ सफाई नहीं है? आपको ये जानकारी नहीं है? मैदान एमसीडी के अंतर्गत आता है, मेयर है ना आपकी, क्यों नहीं हुई सफाई? जवाब लेंगे। ये कह रहे हैं कि देखिए, माना कि मेयर आम आदमी पार्टी के, लेकिन यहाँ की पार्षद कौन है ये तो पूछ लीजिए। यहाँ पर बीजेपी की पार्षद है जो कभी क्षेत्र में अपने घूमती नहीं है, कभी काम कराती नहीं है, हर जगह गंदगी के अंबार है। वो सिर्फ और सिर्फ लैंटरों पे उगाई करने में इनका ध्यान रहता है और सिर्फ भ्रष्टाचार में उनका दिमाग रहता है। उनको कोई मतलब नहीं है कहीं गंदगी हो रही है, सफाई करवानी है नहीं करवानी। और अभी बात कर रहे थे कि गौतम गंभीर जी ने खुद जाएंगे, मरता क्या ना करता वो वाला हिसाब है। अपनी इज्जत बचाने के लिए तो उनको ये करना ही था। उनको पता था कि मेरी टिकट कट रही है तो कैसे ना कैसे तो इज्जत अपनी बचानी। कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, भाजपा की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो यथार्थ में जीते ही नहीं है। 2-3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। देश के प्रधानमंत्री से लेके इनके मंत्री और प्रवक्ता पहले तो भूतकाल में चले जाएंगे और भविष्य ऐसा बताएंगे जिसमें जवान आदमी भी बुढ़ा हो जाएगा, उसका भविष्य बनेगा नहीं। 14 में दिखाया कि 15 लाख खाते में देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, नील बटा नील, सन्नाटा, बिल्कुल दबा हुआ। अब भूतकाल में जाएंगे तो कभी तो कह देंगे नेहरू जी जिंदा हो गए, कभी कहेंगे इंदिरा जी जिंदा हो गए। अब यहाँ क्या करें? आम आदमी पार्टी एमसीडी में नहीं है और ये एमसीडी का एरिया। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री आपके चुने हुए हैं। वो जब देश को आवाज मारते हैं 170 करोड़ के जनवासियों में 145 करोड़ जनवासियों को अपना कहते हैं। और जो एमपी चुना गया, जो मिनिस्टर यहाँ से था, उसकी छाती ठोक के उन्होंने वोट मांगे थे। तो ये पार्क जो है जिसमें हम खड़े हैं, ये उनकी धरोहर थी। जो सांसद था वो उनका चुना हुआ था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने इनका कहना है एमसीडी का। शहरों का क्या करोगे आप? एमसीडी के अंडर आता है। एमसीडी के ऊपर किसका राज था? 15 साल से भाजपा का था, अब आम आदमी पार्टी आई है, अब गठबंधन। 15 साल से ठीक नहीं हुआ। 15 साल से यहाँ सफाई होती थी। और अभी आपको मैं बताऊं, अभी आप अपने समय में बोलना ना, अपने समय में बोलना। एक और चीज, आप मैदान में कैमरा घुमा के देखिए, एमसीडी में मेयर आम आदमी पार्टी है। ये अवैध पार्किंग क्यों हो रही है? एमसीडी का कौन आदमी है ये जो ट्रकों की अवैध पार्किंग के लिए यहाँ पैसे की लूट कर रहा है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करप्शन के वो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए पार्षद है क्या? आप बताइए, अगर यहाँ पर पार्षद अगर बीजेपी का है तो ये किसका काम बनता है यहाँ पर कूड़ा उठवाना? क्या सिर्फ और सिर्फ वो भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे हुए क्या? कूड़े की बात तो होगी, इसके साथ साथ एक और समस्या मैं देख रहा हूँ कि जो बड़े बड़े आगे कूड़े के पहाड़ थे, गाजीपुर में ही देख लीजिए, ये भी कहा गया कि वो ठीक करा दिए जाएंगे। आपके पास आना चाहूंगा। गौतम गंभीर ने कहा था कि हमने करा दिए, आपके पास से भी सवाल है कि आम आदमी पार्टी, खुद अरविंद केजरीवाल भी गए थे कि बहुत कम हो गए। पहाड़ वैसे का वैसा ही है। पहाड़ की हाइट कम हुई है, जो उसका भौगोलिक एरिया है उसी बाउंड्री के अंदर ही कूड़ा डलेगा। पहाड़ ऊंचा था, सेग्रीगेशन के लिए मशीनें लगाई, ये तो सर्वविदित है, मीडिया खुद देख रहा है। जितने हाईवेज बन रहे हैं उसका कूड़े का निस्तारण करके जो उपयोग में जहां यूज हो सकता है वो यूज कर रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, आप एमसीडी की कमियां बता रहे हो। अरे, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी, 3 बार हम लगातार जीते।
कूड़ेदान बंद करने का काम यह किया कि गाड़ियों से स्वयं कूड़ा गाड़ियों में जाए, और कूड़ेदान के कारण आजू बाजू की संपत्तियों को नुकसान होता था, लोग वहां से निकल नहीं सकते थे। और जब इन्होंने केजरीवाल जी ने नगर निगम का 10,000 करोड़ रुपए बकाया था और एमसीडी के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, सड़कों पे आ गया था कि नहीं आ गया था कूड़ा? हमने कूड़ेदान हटाने का काम किया, हमने गंदगी दूर करने का काम किया कि सीधा घर से कचरा लिया जाए और वो सेग्रीगेट होकर आगे यूज में जाए। मैं आपके पास आऊंगा। इन्होंने बोला था कि उसकी पहाड़ की ऊंचाई कम हो गई, और खुद अरविंद केजरीवाल सारी कैबिनेट वहां पे जाकर कह के आई कि कम हो रहा है। कहाँ कम हो रहा है? देखिए, वो तो बता रही हूँ। अभी इन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सैलरी की बात करी, तो पहली बार 15 साल इनकी सरकार रही, लेकिन एमसीडी के अंदर पहली बार ऐसा हो जब कर्मचारियों को टाइम से सैलरी मिल रही है और कोई हड़ताल नहीं हो रही है। उसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं और जनता को बरगलाते हैं। और केजरीवाल सरकार ऐसी सरकार है जिसने टाइम पर कर्मचारियों को सैलरी दी, और आज एक एक कर्मचारी एमसीडी का दिल्ली सरकार से खुश है, केजरीवाल सरकार से खुश है। हाँ, कूड़े के पहाड़ का भी बताती हूँ मैं आपको। अरविंद केजरीवाल ने उसमें इनिशिएटिव लिया और उसमें बहुत उसको हद तक कम करने की कोशिश की जा रही है, और आने वाले समय में देखेगा जब हमारे सांसद चुनकर आएंगे तो वो खत्म भी होगा। एक चीज इसी से जुड़े, कूड़े के पहाड़ से जुड़े मालूम को 15 साल से वो पहाड़ बन रहे हैं। सरकारें कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की रही, आम आदमी पार्टी चलो अभी आई, तो कहाँ कमी रहेगी? वो बढ़ते ही रहे, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया तब तक। देखिए, जब नीयत साफ ना हो और नीयत के अंदर खोट हो और भाजपा पूरी तरह से करप्शन में लिप्त हो और भ्रष्टाचार की जननी बन जाए, तो फिर कार्य कहां से होंगे? यही दिल्ली 15 साल पहले एक ऐसी दिल्ली कहती थी जिसको वर्ल्ड के अंदर देखा जाता था। शीला दीक्षित जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली के हर कांग्रेस जन ने दिल्ली को सवारा बनाया। एक एमपी को एक फंड मिलता है, जिस फंड को वो यूज करता है। मेरे को बता दे मेरे मित्र कि इनके 2 सांसद रहे यहाँ पर, एक सांसद के बता के दूसरे का बता दे कितने समुदाय भवन बनाए उसने, कितने नए स्कूल बनाए, कितने कम्युनिटी हॉल बनाए और कितने ऐसे हब बनाए जिसके अंदर बुजुर्गों को जाके जगह मिले, कितनी लाइब्रेरी बनाई, बता दे मुझे। बनाई, नाम के ऊपर कब्जा करा एमसीडी के ऊपर, उसके ऊपर इलेक्शन से पहले रसोई चालू करी, जिसका विरोध इनकी भाजपा की पार्टी खुद ने करा। आज कारण क्या है कि जो व्यक्ति को आपने चुना वो एक खिलाड़ी था, देश का उसका कर्ज है, उन्होंने देश को एक वर्ल्ड कप के टाइम पे अच्छा खिलाड़ी के रूप में चुना, लेकिन 5 साल भाजपा ने उसका क्या इस्तेमाल करा? सिर्फ एक फेम बनाकर उसको काम नहीं करने दिया गया। अगर काम नहीं करने दिया, मैं इनके फेवर की बात कर रहा हूं, तो गौतम गंभीर को दोबारा क्यों नहीं चुना गया है, ये आप भी बताओ और देश के प्रधानमंत्री भी बनाए कि जिस सांसद को आप चुनते हो, जिसको देश की जनता चुनती है, उसे दोबारा आप क्यों नहीं देते? क्यों जनता पे बोल डालते हो? बार बार नया सांसद क्यों देते हो? कह रहे हैं कि सबको चांस देते हैं हम लोग, लेकिन जहां तक ये मुद्दा एक निकल के आया कि एमसीडी वर्सेस एमपी लैट्स, अगर एमपी लैट्स का इस्तेमाल ही नहीं यहाँ पर हुआ। रसोई की आपने बात की थी, कह रहे हैं कि रसोई पे तो वो बंद हो गए सारे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक, देखिए, दिल्ली में लैंड पुलिस केंद्र के पास है, बाकी सारा मैटर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कितने विद्यालय बनाए? इन्होंने तो टॉयलेट भी जो बने हैं स्कूलों में, कितने हजार कमरे दिखाते थे मनीष सिसोदिया जी, वो शिक्षा का घोटाला है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला है। और 1200 करोड़ रुपए, ये जब मेरे मित्र कांग्रेस के बोल रहे थे ना, सही बात है, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जल बोर्ड 1200 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था। और जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, बिजली का बिल 2 रुपए 90 पैसे, 3 रुपए 90 पैसे और 4 रुपए 90 पैसे था। लोग कुछ यहाँ लोग हैं जो बोलना चाह रहे हैं। हाजी भाई साहब, क्या बोलना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि इनसे पूछो कि जब इलेक्शन आते हैं तो इन्हें पेट्रोल सस्ता करना आ जाता है, गैस सस्ती करनी आ जाती है, और इलेक्शन जैसे खत्म होते हैं रेट बढ़ते, डबल रेट चालू हो जाते हैं। सर, वॉशिंग मशीन है हमारी बीजेपी। वही आप ये जो मोदी जी कहते थे भारत मुक्त होगी कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस से बिल्कुल भारत से नाम निशान हट जाएगा। आज उसी को मैं कहता हूँ बीजेपी कांग्रेस पार्टी, वो सारे के सारे कांग्रेसी उसमें जा रहे हैं। और लोगों से और बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, और क्योंकि लगातार विचार चर्चा जारी है इस दिल्ली को लेकर, और ब्रेक के बाद भी हम चर्चा करेंगे। कई और मुद्दे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए हैं, उन पर और चर्चा की जाएगी। कहीं मत जाइएगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद आप सबका स्वागत है, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर से ईस्ट दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के। और जिस तरीके से ब्रेक पे जाने से पहले कूड़े के लेकर के चर्चा हुई, कई बातें सामने आई।
अब एक और मुद्दा यहाँ के इलाके का, जो हमने लोगों से बात की थी अलग अलग, उनकी तरफ से कच्ची कॉलोनियाँ का भी मुद्दा यहाँ पर काफ़ी ये कहा गया कि जो, क्योंकि काफ़ी बॉर्डर एरिया भी लगता है, तो कच्ची कॉलोनियाँ, कुछ ने कहा कि हमारे ऊपर बुलडोजर चल गया, कुछ ने कहा कि हमें नियमित नहीं किया जा रहा। ये मुद्दा क्या लगता है, लोकसभा में कितना रहने वाले और क्या इसका हल है? 15 साल कांग्रेस ने मूर्ख बनाया कि हम कॉलोनियां पास कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने बनाया। 2013-14 से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है। उन्होंने इसके लिए क्या किया? मार्किंग करनी थी, कॉलोनियों का नक्शा बना के आगे केंद्र को सौंपना था। जब इन्होंने नहीं किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने इनिशिएटिव लेके, और शहरी विकास मंत्री आदरणीय सरदार हरदीप सिंह पुरी जी ने इनिशिएटिव लिया और लगभग 1500 कॉलोनियां पास हुई हैं जो डीमार्क हो गई हैं। उनमें से हमारे यहाँ मधु विहार कॉलोनी है, मधु विहार कॉलोनी है, गीता कॉलोनी है, जहां पर कागज पूरे करके जमा करा रहे हैं लोग। उनकी डीड केंद्र सरकार की ओर से माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा पत्र मिलता है कि वो आपको अटॉर्नी दी जा रही है, उसको डीड बोलते हैं, कन्वेंस डीड, वो लोगों के लिए हुई है। और दिल्ली भर में जो पिछला आंकड़ा था 2500 से ज्यादा लोगों की वो रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। नॉमिनियल चार्जेस पर वो जनता को सुविधा मिल रही है। मोदी जी ने ये कह रहे हैं कि हम तो जो शहरी विकास योजना प्रधानमंत्री के तहत लोगों को घर दे रहे हैं, पक्की कर रहे हैं, नोटिफाई कर रहे हैं, पीछे वालों की दिक्कत रह गई थी। देखिए, गरीब का घर सपना अपना किसने बनाया था? आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने। और हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा बने हुए क्वार्टर आज भी पड़े हैं, इन्होंने अलॉट नहीं करवाए जब इनकी एमसीडी की सरकार की थी। उसके बाद दूसरी सरकार ही परिवर्तन हुआ। दिल्ली के अंदर 33,000 कॉलोनियों को जो अनअप्रूव्ड थी, उनको अप्रूव किसने करवाया? कांग्रेस ने। आज आपका जो मैटर है झुग्गियों को गिराने का रहता है और कांग्रेस का आबाद करने को रहता है। एक गरीब को उसका घर मिलना चाहिए, यही हमारे न्याय पत्र में आया, क्योंकि हमारा न्याय पत्र उस अन्याय के खिलाफ है जो अन्याय भाजपा ने लगातार 10 सालों के अंदर भारतीय जनता के ऊपर डाला। फिर के बाद एमसीडी पे आ रही है, सबका इनका भी कहना है कि एमसीडी ने नहीं किया, हमने तो प्रधानमंत्री आवास के तहत दे रहे हैं। 15 साल कौन था एमसीडी के अंदर? बीजेपी की सरकार, ठीक है। कौन सा हो रहा था? 15 साल में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया एमसीडी का, कंगाल बना दिया एमसीडी को। तभी ये रोते रहते थे, फंड गई रोना रोते रहते थे, क्योंकि इनके जितने भी पार्षद थे सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डेंट में लिप्त थे। और इसीलिए इन्होंने जब भी इनफैक्ट अपने जब पार्षदों को भी टिकट दिया तो सारे पार्षदों को टिकट काट दिया, क्योंकि इन्हें पता था इनके पार्षदों ने भी काम नहीं किया है और वो इनका पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त है और जनता उनसे त्रस्त है, इसलिए उनको भी इन्होंने बदल दिया था। और जनता ने इसीलिए इनको एमसीडी में नकार दिया और इसीलिए आम आदमी पार्टी को लेकर आए, क्योंकि जो दिल्ली की जनता है वो केजरीवाल जी पे भरोसा करती है। उनको पता है केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। कच्ची कॉलोनी हो रही है नियमित क्या? देखिए, बिल्कुल सरासर झूठ, बल्कि ये उल्टा हो रहा है। दिल्ली के अंदर ये आप देखिए, आपने भी कवरेज की होंगी, न जाने कितनी झुग्गियां तोड़ दी, कितने लोगों को बेघर कर दिया इन्होंने। तो ये आप सोचिए, इन्होंने घर देने के बजाय जो लोग गरीब लोग थे उनके घर उजाड़ दिए। तो ये बड़का झूठा पार्टी है और सिर्फ करप्शन में लिप्त पार्टी है। ये कह रहे हैं कि घर उजाड़ दिए, देने तो क्या थे? कालका जी में मिले, शहरी विकास मंत्रालय ने उद्घाटन किया, माननीय एलजी वहां थे, 2800 से ज्यादा लोगों को दिया। एम्स के सामने जो आवासीय परिसर बना है उसमें दिए। और ईस्ट दिल्ली में ये कहते हैं गौतम गंभीर जी ने क्या किया, या महेश गिरी जी ने क्या किया, कड़कड़डुमा गांव के सामने, बिल्कुल सामने जो हब बन रहा है, उस हब में भी गरीबों के लिए, झुग्गी में रहने वालों के लिए, जहां झुग्गी वहीं मकान के आधार पर उस झुग्गी से पास के पास उनके मकान हो, वो मकान दिए जा रहे हैं। लाभार्थी योजना का इतना बड़ा कार्यक्रम अभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बिना गारंटी के लोन दिए 2014 से लेके अब तक। मुद्रा योजना के तहत रेडी पटरी वालों को दिया, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली बहनों को दिया। एक कमेंट लूंगा आपसे, फिर दूसरे मुद्दे पर आएंगे जी। देखिए, मेरे मित्र के पास अगर अब जवाब देने को होता तो वो जवाब भी देते। आपको मैंने प्रश्न खड़ा करा था कि आपके पास 10 साल के सांसद थे, एक महेश गिरी थे और एक आपके पास गौतम गंभीर थे। 10 साल में आप ये नहीं बता पाए मेरे को कि आपने इस दिल्ली को कितने समुदाय भवन दिए, आपने इस दिल्ली को शिक्षा के लिए कितने स्कूल दिए, आपने इस दिल्ली के अंदर कितने ITI बनाए जिससे लोगों को अंदर ट्रेनिंग मिले, रोजगार मिले। और रोजगार की बात तो खैर वो झूठ है ही है, क्योंकि जिस झूठ के जुमले के लिए जुमलर मास्टर जुमले बोल देते हैं और जुमले बोल के कहते हैं कि हमने जुमला बोला, उस पार्टी के नेताओं का तो यकीन करना ही बेकार है। अब फिर प्रश्न खड़ा करता हूं मैं, जवाब हम आपसे मांगेंगे कि 7 सांसद जो दिल्ली की जनता आपको चुन के देती है और आप सांसद चुने जाते हो,
तो देश के प्रधानमंत्री जो बार बार विपक्ष से प्रश्न पूछते हैं, वो अपने सांसद से क्यों नहीं प्रश्न पूछते कि 5 साल में उसने क्या कार्य करा। और लास्ट क्वेश्चन 30 सेकंड के लिए, चुने हुए सांसद ने अगर 5 साल काम नहीं करा तो भाजपा ये माने कि उसके सांसद ने काम नहीं करा, हम हार के दहलीज के ऊपर खड़े हैं। क्यों झूठ के जुमले देती है भाजपा। सूरजमहल विहार पार्क के बिल्कुल साथ। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कैंडिडेट क्यों बदला? सरदार गुरु गोबिंद आपके कैंडिडेट क्यों बदला? एक सरदार गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर गौतम गंभीर को बदलने का कारण क्या है? उद्घाटन के लिए या तो जबरदस्ती गौतम केजरीवाल जी आ गंभीर गए, नेता रामनिवास गोयल जी आ गौतम गए, गंभीर ने करप्शन किया 5-7 या करोड़ उसने रुपए, देश की जनता बाकी के साथ सारा दिल्ली की पैसा जनता के केंद्र साथ काम सरकार नहीं करा। मोदी सरकार ने ये और वक्तव्य आप शहरी बताने विकास में डर मंत्री क्यों ने रहे हैं? और स्मृति ईरानी गौतम जी जब गंभीर शिक्षा को का बदलने का संभालती थी कारण काम। क्या है? अरे आप क्यों नहीं गौतम लड़े? गंभीर को बदलने एक का समय कारण में क्या है? कांग्रेस, दिल्ली एक के समय 700 में सांसद कांग्रेस बदलने का देश कारण भर क्या में है? 404 सीट होती थी। के 700 आज सांसद 3 बदलने सीट का ले कारण रहे क्या है? एक राष्ट्रीय पार्टी कहलाने वाली पार्टी केवल 3 सीट क्या है? और ऐसा केजरीवाल क्या की है जो 62 सांसद सीटें हैं, बदलने का 62। है? और पिछली बार ये सवाल दोनों से लूंगा। ये अब कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे कि आप जो इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, क्या कार्यकर्ता लड़ पाएंगे इकट्ठे होकर के? क्योंकि आप गठबंधन तो हो गया, कार्यकर्ता कैसे इकट्ठे हो पाएंगे? देखिए, आज देश के अंदर आज देश का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जो हमारे पुरुष नेताओं ने जो देश के अंदर सरोज सवर के लेके आए थे, जिस ब्रिटिश हुकूमत से हम लोकतंत्र को जनतंत्र की तरह एक खुला लेके आए थे कि हर आदमी को अपनी कहने की आजाद है, आज उसी संविधान को तार तार करते हुए देश के प्रधानमंत्री और भाजपा लगातार कर रही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन बना। और आज इस इंडिया गठबंधन के अंदर लोकतंत्र की दहलीज के ऊपर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप कैदी बना देते हैं। हम प्रश्न फिर भी खड़ा करते हैं कि प्रश्न यही सवाल पूछ रहा हूँ। एक रामलीला मैदान से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुआ था, तब तो कहा गया था कि कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठे होकर कैसे लोग कार्यकर्ता वॉलंटियर को समझाएंगे कि भाई इकट्ठे होकर लड़ो। देखिए, पहले तो मैं जो अपने भाई हैं उन्होंने कहा जी गौतम गंभीर ने और महेश गिरी जी ने बहुत काम किया, तो जब महेश गिरी जी ने काम किया था तो उनकी टिकट क्यों बदल दी? काम किया तो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना, दोबारा टिकट देनी चाहिए उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। आपने इतना काम किया, हम आपको दोबारा मौका दे रहे हैं। फिर उसके बाद गौतम गंभीर जी को लेकर आए, फिर उनकी टिकट बदल दी। यानी इनके दोनों ही सांसदों ने काम नहीं किया। इनको पता था कि अगर इनको दोबारा रिपीट किया तो ये इनको हार का मुंह झेलना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब आप बात करें इंडिया गठबंधन के ऊपर, एक मिनट आप बात करें इंडिया गठबंधन के। देखिए, सब पार्टियों की विचारधारा अलग होती है, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं। आज जब देश की बात आएगी, देश की जनता की बात आएगी, तो हमें एक होना ही पड़ेगा। क्योंकि आज जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, जिस तरीके से संविधान की हत्या की जा रही है, जिस तरीके से तानाशाही से सरकार चलाई जा रही है, विपक्ष को दबाया जा रहा है, विपक्ष को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है, ये देश नहीं सहेगा। क्योंकि आज देश की जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक हो गई है। आज सबको, चाहे वो कोई भी जो देश से प्यार करता है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर आकर बीजेपी जैसी तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंक देना होगा। मैं लोगों के पास आना चाहूंगा। लोग भी काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत की जाएगी। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश जी, क्या ईस्ट दिल्ली के क्या मुद्दे हैं जो आप, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, क्या मुद्दे लग रहे हैं, क्या देखेंगे आप भी? सर, बीजेपी की सरकार आ रही है, बिल्कुल। महंगाई का, कह रहे हैं, महंगाई का, कह रहे हैं कि बेरोजगारी का। एक बात बताइए, देखिए एक बारी सुनिए, महंगाई कर रहे हैं। इनके टाइम में भी तो महंगाई थी, इनके टाइम में भी तो महंगाई थी। ऐसा है, इनको मकान कितने का था? लाख रुपए का, आज 10 लाख का है। तो क्या हुआ? इनके टाइम में मिल गया, इनके अकाउंट में आ गए। मकान जो है आज रजिस्ट्री बंद है। ये कह रहे हैं पहले एक मकान 10 लाख का था, आज 1 करोड़ का है। ईंटें निकाल के खा ले क्या? मकान की ईंटें निकाल के खा ले? हेलो, एक मिनट। हेलो, मैं सिलेंडर, अरे 3 सिलेंडर, मैं ऑटो यूनियन से हूँ। मैं ऑटो यूनियन से हूँ। 15 लाख रुपए इनके अकाउंट में आ चुके हैं। 15 लाख के अच्छे दिन कहांगे? 10 लाख रुपए का ऑटो बिक रहा है। 20 रुपए टमाटर। यही लोग थे, क्या नाम, कांग्रेस की सरकार में 5 लाख रुपए का ऑटो बिकता था। यही केजरीवाल की सरकार में आज 10 लाख रुपए का ऑटो बिक रहा है। ऑटो इसका जिम्मेदार एक पहले मेरी बात सुन लो। 10 लाख रुपए का ऑटो, ये लोग, ये मकान खा गए। ये गरीब लोगों के मकान खा गए। और 5 लाख रुपए का बीमा मिल रहा था, 5 लाख रुपए का बीमा जो आवाज उठाता है, ये ईडी सीबीआई को आगे कर देते हैं। कोई भी जवाब उठाता है, यही सवाल पूछते हैं, बिल्कुल यही सवाल पूछा जाएगा।
बिल्कुल ये जो जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि दोनों गुटों के अलग अलग महंगाई का मुद्दा भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि महंगाई इस तरीके है। अब महंगाई की बात इनकी तरफ से कही जा रही है कि महंगाई बहुत बढ़ गई 10 साल में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं, देखिए 200 जिलों में काम किया युवाओं को उठाने का और लोगों को बेनिफिट पहुंचे। ये हमारे काम से डर गए हैं, ये अपना काम नहीं बता रहे। पिछले 10 वर्षों की मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ लोग से ज्यादा गरीबी रेखा से ऊपर आने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर 11 करोड़ गैस सिलेंडर मुफ्त में चूल्हे के साथ अगर महिलाओं को दिए हैं तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। ये कह रहे हैं कि काफी महंगाई कम कर दी है, लोग कह रहे थे कि बढ़ गई है। देखिए मेरे अभी मित्र कह रहे हैं कि ये हमारे काम से डर गए हैं। अगर आपने काम किए होते तो आप जिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता जिनको करप्ट नेता बोलते थे और जिस पार्टी को करप्ट बोलते थे उनको अपनी पार्टी में लेते क्यों? आज अशोक चौहान ले लो, शिंदे ले लो, राणे ले लो, जो करप्ट जिनको कहा गया उन करप्शन को ले लिया। अभी एक नेशनल अखबार ने 25 करप्ट नेताओं में से 23 भाजपा के अंदर चले गए। तो अगर आपने काम किया तो करप्शन क्यों लिया? वो वॉशिंग मशीन आपकी कैसे हो गई? महंगाई देखिए कहते हैं जी मोदी जी ने काम किया। आज देखिए किसी भी देश के प्रधानमंत्री का काम होता है महंगाई कम करना, और जो 400 रुपए का सिलेंडर था आज 1100 रुपए का बिक रहा है। पेट्रोल के दाम देखिए कितने बढ़ गए हैं। आज गरीब आदमी कहाँ जाए? सोचिए, ये तो वो सरकार है जिसने आटे पर, दूध पर, उस पर जीएसटी लगा दिया। आज ये गरीब आदमी को खाने के लायक भी नहीं छोड़ रहे। दालें महंगी, महंगाई बढ़ी है, इनका कहना है। लोग फिर से काफी इकट्ठे जहाँ पर लोग हुए हैं, ये देखना चाहिए। जी भाई साहब, अरे मुझे ये बताइए, महंगाई पर बात हो रही थी, कुछ कहना चाह रहे थे, फिर बीच में कहाँ बात रुक गई? मैं एक बात कहना चाहता हूं, महंगाई पर जवाब दो, कारोबार पे कोई सरसों के तेल का जवाब दो, एक सड़क बनी है दिल्ली की बातों को जवाब दो। कांग्रेस के लोग रोजगार देने दो, उसका जवाब दो। वही केजरीवाल रोजगार देने दे सर, 1 करोड़ रोजगार देने दे। केजरीवाल का रोजगार 1 करोड़ ये लंबे बढ़ गए। इलेक्ट्रिक बोर्ड का जवाब दो। आपकी कितनी सीटें आ रही है आप ये बताओ। आप छोड़ो, आपकी कमंड रावण का नहीं रहा। बीजेपी है, लगातार चर्चा चल रही है और गहमा गहमी है, और महंगाई को लेकर के चर्चा और अन्य मुद्दों को लेकर के चर्चा यहाँ पर हम लगातार कर रहे हैं और ये चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी विचार चर्चा हमारी जारी रहेगी। सबका स्वागत है। लगातार चर्चा चल रही है ईस्ट दिल्ली से और हम भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के मुद्दे हैं और तमाम चीज़ें चल रही हैं। लोग यहाँ पर काफ़ी हैं और साथ में पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक क्योंकि इससे पहले जो विचार चर्चा हो रही थी, लोगों ने भी कहा और काफ़ी आरोप लगे महंगाई को लेकर के, उस पर छोटे छोटे कमेंट लूँगा। मैं कह रहा हूं महंगाई लाई अरविंद केजरीवाल की सरकार। जब शीला दीक्षित थी, जल बोर्ड में 1200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, आज 80,000 करोड़ के घाटे में है। वो कैग का ऑडिट ही नहीं होने देते केजरीवाल जी उसका। और शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तो 2 रुपए 90 पैसे, 3 रुपए 90 पैसे और 4 रुपए 90 पैसे बिजली थी, जितनी आप इस्तेमाल करोगे। आज 17 रुपए पर यूनिट पड़ रही है। एक दुकानदार भाई को जो मार्केट एसोसिएशन में सब लोग काम कर रहे हैं, फ्री है। हाँ फ्री है बिजली। जो कॉमर्शियल मीटर आ रहा है 17 रुपए यूनिट है, 7 रुपए यूनिट घर का है। और अभी मैं दोनों मित्रों से जवाब लेना मेरे, ये बड़ा अदानी का शोर मचाते हैं। यहाँ अंबानी के पास थी ये पहले BYPL कंपनी, अदानी ने ले ली। 49% दिल्ली गवर्नमेंट इसमें मालिक है शेयर, 51% प्राइवेट कंपनी है। अब कितने पैसे लिए इन्होंने? जवाब लूंगा, पहले बिजली का जवाब दीजिए। कह रहे हैं बिजली महंगी है और शीला के टाइम 4.95 थे, 17 रुपए। देखिए, मैं यहाँ पे चैलेंज कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज दिल्ली के अंदर, पूरे देश की बात कर रही हूँ मैं, पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है, सबसे सस्ती बिजली। और पहला राज्य था जिसमें 200 यूनिट फ्री दी गई और 400 यूनिट पे हाफ किया गया। उसके बाद पंजाब दूसरा ऐसा राज्य बना जहाँ 300 यूनिट फ्री मिली। आप देखिए कि आज दिल्ली की जनता खुश है, क्योंकि दिल्ली की जनता को 0 बिल आता है ना, तब वो खुश होती है। इनके कहने से नहीं होता है। आपका क्योंकि शीला दीक्षित का नाम लिया है ना,
देखिए, पहले तो मेरे मित्र या तो राजनीति से अभिन्न है या राजनीति जानते नहीं है कि महंगाई के ऊपर दिल्ली सरकार का असर नहीं होता, सेंट्रल सरकार की नीति का होता है, पहले समझ लें। अब उसके बाद आते हैं कि जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता हो और देश के प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहते हो कि 5 किलो अनाज देता हूं, तो उस देश का दुर्भाग्य क्या है कि आप जैसों के हाथ में नृत्य होने के कारण आपने देश को आज 40% लोगों की इनकम 46 रुपए पे लाके कर दी। देश के अंदर बेरोजगारी 45 साल में सबसे उच्च स्तर पे चली गई। देश के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो बुनकर व्यापारी था, जो देश के अंदर छोटा व्यापारी खड़ा होता था, उसको आपने खत्म करके अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया। आज क्या कारण है? ये मुद्दा अब लोगों के पास आना चाहूंगा एक बार दोबारा से कि लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी भाई साहब, आप बताओ। मैं कह रहा हूँ देश के लिए ये कह रहे महंगाई कर दी है। बीजेपी के पूछो, देश में नाम, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में नाम है। 70 साल सिर्फ शोर मचाया है, सिर्फ शोर मचाया है। ये अभी भी बात नहीं रखने दे रहे। जब रिजल्ट आएगा तब इनकी आवाज बंद होगी। इस देश की पब्लिक को कोरोना काल में इतनी जरूरत थी इस मुख्यमंत्री की, जब इसने अपने घरों में 8-8 लाख के पर्दे लगवाए और अपना शीश महल सजाया, वो पब्लिक मरती हुई नजर नहीं आई कि उस पब्लिक के साथ। महंगाई का जवाब दो, रोजगार का जवाब दो, किसान के मुद्दे का जवाब दो। आप इलेक्टेड मोड में हेराफेरी कर तो कह रहे हैं कम हुई है, प्रवक्ता कह रहे हैं कम हुई है, प्रवक्ता कह रहे हैं सबको हम इतना कुछ दे रहे हैं। आपको लगता है पहले आप जो कमाते थे पेट्रोल का कितना देते थे? 70 रुपए। आप कितना दे रहे हैं? 96 रुपए। सर आप खुद देखिए ना, अपने पर लीजिए, बाकी किसी में मत जाइए। सिलेंडर जो घर में आता था आपके पहले 550 रुपए। स्मृति ईरानी चूड़ियां दिखाती थी, आज वो स्मृति ईरानी बैठ के ढोल बजा रही है। 1100 का सिलेंडर, 200 का सिलेंडर। आतंकवादियों से मिले हुए हैं, फंडिंग ली है इन्होंने केजरीवाल ने। ये हम नहीं बोल रहे, ये मीडिया बोल रही है। ये बार-बार बोल रहे हैं। देखिए, केजरीवाल का भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। केजरीवाल को जेल ही रहना है, जेल ही आगे और सजा करेगी। क्या लगता है यहाँ पे महंगाई कह रहे हैं कि कहीं बढ़ रही है, महंगाई का क्या मुद्दा है? नहीं, प्रति आय बढ़ी है, बिल्कुल बढ़िया प्रति आय, संसाधन बढ़े हैं, लोगों का जीवन स्तर उछ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रति आय बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ती है। तो केजरीवाल जेल में, शराब के घोटाले में जेल में। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो। एक के साथ एक। हेलो, बिल्कुल गेस्ट पे हम दोबारा वापस आएंगे कि किस तरीके से महंगाई के मुद्दे पर तो बात हो गई। नेशनल जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा एक कार करेंगे। राम मंदिर का मुद्दा काफी रहा, प्रधानमंत्री ने कल भी कहा कि वो वहां भी नहीं आए। आपसे शुरू करूंगा, सबसे पहले कांग्रेस से शुरू करता। कांग्रेस, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता जो मंदिर उद्घाटन हुआ उसमें नहीं पहुंचे, राम मंदिर का उद्घाटन में कांग्रेस नहीं पहुंची, ये मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल गलत है। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को एक मैसेज दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है, ना हम हिंदू विरोधी हैं। मैं ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, और कांग्रेस पार्टी में आज गौरव वल्लभ कल गए, उन्होंने यही कहा। आज देश के अंदर दो विचारधारा है। एक विचारधारा वो है जो दूसरों को बांटती है, देश में बांटती है। एक विचारधारा है जो सबको जोड़ती है। क्या एक हिंदू का जीवन मरण और जो अंत है, क्या वो भाजपा में जाने के बाद बदल जाता है? क्या उसका मंदिर में जाके पूजा और आस्था करने का विषय जो कांग्रेसी है उसका बदल जाता है? अब प्रश्न क्या खड़ा होता है? प्रश्न होता है कि जब गुरु शंकराचार्य के मठों द्वारा शंकराचार्यों के अंदर विरोध था और वो मंदिर जाने को तैयार नहीं थे, उसके ऊपर भाजपा ने सनातन धर्म का अपमान करा और सनातन धर्म का अपमान करते हुए आदि गुरु शंकराचार्यों के अवहेलना करते हुए एक अपूर्ण मंदिर का निर्माण करा। इसके लिए हमने उनका साथ दिया क्योंकि हम हिंदू थे, हिंदू होने के नाते का धर्म निभाया। ये कह रहे हैं कि वहां तो 500 वर्षों से ज्यादा का संघर्ष हमारे सत्य सनातन धर्म और हिंदुओं ने किया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम आभार व्यक्त करते हैं कि राम मंदिर, भव्य नव राम मंदिर बनने का उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। और इस बार का होली इसलिए भी पवित्र, क्योंकि वाइंड अप का टाइम हो रहा है, वाइंड अप का टाइम है। लास्ट मुद्दा लूंगा। शांत, एक बार आऊंगा मैं आपके पास भी, आपके पास भी आऊंगा। एक लास्ट में सबसे एक मैं आपसे पॉइंट्स लूंगा, फिर जनता के पास जाऊंगा, इनसे भी लूंगा। सबसे पहले लास्ट पॉइंट, आम आदमी पार्टी शुरू करूंगा। अंतिम में आप 1 मिनट में अपनी बात कंक्लूड करिए कि 2024 में क्या लगता है, क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे चुनाव जीतने में कितने आश्वस्त?
देखिए मैं चाहूंगी कि आप पूरे थोड़ा तसल्ली से मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि आप बहुत जल्द देखिए राम मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, मैं हिंदू हूँ, मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन हम सरकारें चुनते हैं महंगाई के मुद्दे पर, हम सरकारें चुनते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर, हम सरकारें चुनते हैं कानून व्यवस्था बनाने के लिए, देश में कानून सुधरे, और हम सरकारें चुनते हैं इसलिए कि क्या कहते हैं देश की तरक्की हो। लेकिन आज हमारा देश 80% कर्जे में है, 83% लोग बेरोजगार हैं, आज किसान परेशान हैं, आज जवान परेशान हैं, आज महिलाएं परेशान हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। आज महिलाओं के अगर ऊपर कोई अत्याचार हो जाता है, न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है, उसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी 2-2 महीने लग जाते हैं। तो आज और जो बीजेपी है वो पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी है। एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए, क्या मुद्दे रहने होंगे और क्या कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए? देखिए, आज इस दिल्ली के अंदर जो कैंडिडेट दिया गया है इंडिया गठबंधन का, वो कुलदीप जी हैं, और एक ऐसे कैंडिडेट है जमीनी नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं। आज जो कैंडिडेट गठबंधन के थ्रू आया है वो ऐसा कैंडिडेट है जो आपकी हर समस्या को हल करेगा, आपकी बात को सुनेगा। वो भगोड़ा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा जिसकी अप्रोच से आया होगा, वो ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा जो आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि जमीन से उठे हुए व्यक्ति को चुना जाना आज पूर्वी दिल्ली की जरूरत है। क्योंकि पूर्वी दिल्ली को बनाने के लिए जहां भगत जी ने, जहां संदीप दीक्षित ने योगदान दिया, जहां शीला जी ने योगदान दिया, आज ऐसा एक योद्धा चाहिए जो पूर्वी दिल्ली का निर्माण कर सके, पूर्वी दिल्ली के अंदर संरचना को सच्चा रख सके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर जाके पूर्वी दिल्ली का विकास कर सके। कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ रही है? आम आदमी कितनी सीटों पे? 17 सीटों पे आम आदमी लड़ रही है, 100 सीटों पे कांग्रेस नहीं लड़ रही। किसी भी स्टेट में कांग्रेस को कोई सीटें देने को तैयार नहीं है। जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, 400 सीट कभी राजीव गांधी जीते थे, आज यूपी में तरस रही है कि कोई समाजवादी टिकट दे दे। ममता बनर्जी एक भी सीट नहीं दे रही। आप इनको अपना आकलन करना पड़ेगा। 400 सीट लड़ नहीं रहे, सरकार बनेगी नहीं, वादे का वो भी हमने दी थी। तो अंतिम में एक बार मैं जरूर लोगों को एक बार दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर लोग काफी ज्यादा इकट्ठे थे और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। महिला से हम बात करना चाहते हैं। लगातार बहस हो रही है इस दिल्ली के कामों को लेकर, कितने आश्वस्त है, क्या कुछ काम हुए हैं और क्या चुनावों में रहेगा? सबसे पहले ये बात बताइए, यहाँ कोई आदमी सांसद के नाम पे लड़ रहा है? कौन मांग रहा है कि मेरा सांसद ये करके गया और पिछले वाले ने ये करके दिया था और ये वाला ये डिलीवर करके जा रहा है? अगला कौन आपसे ये कह रहा है कि नया आने वाला हमारे लिए क्या डिलीवरी करेगा? इट्स जस्ट मोदी और राम मंदिर। अब मंदिर का प्रधान भी अगर नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ाओगे, आप काम कैसे पूछोगे उससे? कब आपने आखिरी बार योजना आयोग के किसी चेयरमैन का नाम सुना था? कब आपने लास्ट टाइम 5 वर्षीय योजना सुनी थी? इस सरकार ने कभी भी पिछले 10 साल में इनमें से किसी भी चीज पे बात की? कहाँ है योजना आयोग? क्यों हम जैसे बच्चों को दक्षेश G20 करा के इतने ये लोग बहादुर बन रहे हैं? G20 का मतलब पता है इनमें से किसी भी एक गंवार को? G20 ग्रुप 20 हर 20 साल बाद आपका नंबर आना ही आना है। और वही तो कह रही हूँ, एक भीड़ है जिसको जय श्री राम का नारा दे दिया है, जिसको ये कह दिया राम मंदिर बन गया, अब इसी के बाहर बैठो, यही सब। और एक मिनट नहीं, बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूं मैं, जल्दी से बात पूरी। पिछले 70 साल, एक मिनट, पिछले 70 सालों में क्या धर्म नहीं था? क्या सारे तीर्थ नहीं है? क्या सारे शक्तिपीठ नहीं है? क्या सारे हमारे जितने भी जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, क्या वो नहीं है? क्या कार सेवा नहीं हो रही? क्या कुंभ नहीं लग रहे? क्या नहीं हो रहा था जो अकेले राम मंदिर नहीं था तब? राम मंदिर नहीं था तब। राम मंदिर के लिए लोगों ने लाठी खाई है, गोलियां खाई है, मरे हैं लोग। मेरी बहन नहीं, आप एक आम आदमी की पीड़ा समझनी क्यों नहीं किया? राम मंदिर एक आम आदमी की पीड़ा समझनी पड़ेगी। एक आम आदमी दुखी है, एक आम आदमी दुखी था। एक आम आदमी दुखी था। मेरी बात सुनो, मैं एक मिनट, मैं यहीं पे एक मिनट। जय श्री राम में बड़े शर्म की बात है, एक लेडी से बहस कर रहे तुम लोग, बड़े शर्म की बात है। मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, ये जो जितनी बात कर रहे हैं सुधीर चौधरी, बिल्कुल। तो ये ईस्ट दिल्ली में हम थे और आज ईस्ट दिल्ली की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम पहुंचे थे और यहाँ पर कई मुद्दे रहे, चाहे कम्युनिटी सेंटर से लेकर पेयजल और सड़क, पानी और इन सब चीज़ों के मुद्दे यहाँ पे हैं और इनका लोगों का कहना है कि यही मुद्दे चुनावों में भी आगे रहेंगे और इन्हीं मुद्दों पर चुनावों में लोग जनता देखेगी। आज के ईस्ट दिल्ली से दंगल के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार किसी और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलेंगे और बताएंगे जमीनी हकीकत। तब तक हमारे पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।